हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जीके सीरीज 9 है। लास्ट क्लास हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च को देखने वाले थे, जिसमें मंदिर कर चुके हैं। चलिए आज मस्जिद और चर्च को देखते हैं। यहाँ पे टेबल बना हुआ है झारखंड के प्रमुख मस्जिद व मकबरे। तो सबसे पहला मस्जिद है पिठोरिया का ईदगाह, जो कि कहाँ पे स्थित है? रांची के पिठोरिया नामक स्थान पे स्थित है। और 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने यहाँ पे यानी पिठोरिया का ईदगाह में नमाज अदा किया था। नेक्स्ट है दाऊद खान की मस्जिद, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। और पलामू किला परिसर, जो कि लातेहार जिला में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो दाऊद खान के द्वारा, जो कि बिहार का मुगल सूबेदार था। नेक्स्ट है मदारसा की मजार, जो कि लातेहार जिले के मंदारगिरी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, जो कि रांची के डोरंडा वाले एरिया में स्थित है, जो कि 1804 से 5 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। और ये हजरत रिसालदार के अनुयायियों के द्वारा बनाया गया था। हजरत रिसालदार 1801 ईस्वी में रांची आए थे। नेक्स्ट है हंडा मस्जिद, जो कि अपर बाजार रांची में स्थित है। इसका निर्माण 1852 ईस्वी में हुआ है और मीर नादिर अली के देख रेख में ये बना है। उसके बाद है अपर बाजार का जामा मस्जिद, जो कि रांची में स्थित है। 1867 ईस्वी में ये बना है। और यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी जो नज़रबंदी हुआ था उसके दौरान इस मस्जिद का यूज़ किए थे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद है हिंद पीढ़ी की बड़ी मस्जिद, ये भी रांची में स्थित है। 1886 से लेकर 87 के बीच ये बना है। और मस्जिद निर्माण में गुलाम हैदर व गुलाम मोहम्मद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद है जामी मस्जिद, जो कि राजमहल क्षेत्र साहिबगंज में स्थित है और ये 16वीं सदी में बनी है और इसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मीरन का मकबरा, जो कि राजमहल के पास स्थित है। नेक्स्ट टेबल है चर्च के बारे में। झारखंड की प्रमुख चर्च, पहला चर्च है GEL चर्च या फिर क्राइस्ट चर्च, जो कि रांची में स्थित है और इसका निर्माण 1855 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और इससे रिलेटेड जो मिशन है, संबंधित मिशन है GEL मिशन। उसके बाद है द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च, जो कि खूंटी में स्थित है। ये इसका निर्माण, इसकी जो स्थापना है वो 1869 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि चाईबासा में स्थित है। 1869 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और इससे रिलेटेड जो मिशन है वो है रोमन कैथोलिक मिशन। स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च, जो कि पचम्बा गिरिडीह में स्थित है। 1871 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और संथाल मिशन से जुड़े हुए हैं। संत कैथेड्रल चर्च, जो कि रांची में स्थित है। 1870 से लेकर 73 के बीच इसकी स्थापना हुई है और जनरल रॉलेट से ये जुड़े हुए हैं। संत पाल चर्च, जो कि रांची में स्थित है। दो है संत पाल चर्च, दोनों ही रांची में स्थित है और सेम चीज़ को रिपीट कर दिया है। ये इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ है और ये किस मिशन से जुड़े हुए हैं? SPG मिशन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है रोमन कैथोलिक चर्च, यहाँ पे देखिए सेम नाम का है रोमन कैथोलिक चर्च। एक हम लोग देखे थे चाईबासा में है, फिर ये जो तीनों है पहला खूंटी में है, जो कि 1898 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है और ये रोमन कैथोलिक मिशन से ही जुड़े हुए हैं, संबंधित है। और दूसरा वाला जो है रोमन कैथोलिक चर्च वो खटकही में स्थित है और ये 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और मिशन सेम है, रोमन कैथोलिक मिशन। उसके बाद जो तीसरा है रोमन कैथोलिक चर्च, वो नावाटोली में स्थित है, जो कि 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और सेम मिशन रोमन कैथोलिक मिशन से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद है संत मेरी चर्च, जो कि पुरुलिया रोड रांची में स्थित है। 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और ये भी उसी मिशन से जुड़े हुए हैं, रोमन कैथोलिक मिशन से ही। नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक चर्च और दो है, जो कि एक है नावाडी में 1911 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई है और मिशन सेम रोमन कैथोलिक मिशन से ही संबंधित है। और एक है दिधीशिया नाम की जगह में एक है रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका मिशन भी सेम है, रोमन कैथोलिक मिशन। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड के लोकगीत।
तो स्टार्टिंग में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कि जो स्टार्टिंग का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति, स्टार्टिंग का 4 जनजाति, उसके लोकगीत का ये टेबल बना हुआ है। तो सबसे पहले संथाल जनजाति का देखते हैं। विवाह से रिलेटेड जो लोकगीत है उसका क्या नाम है? दोड। दोड जो है वो विवाह से रिलेटेड लोकगीत है। फिर बीर सैरन जो है वो जंगल के लोकगीत है। और उसके अलावा अन्य लोकगीत क्या क्या है? सोहराय, लागेड़े, मिंसार, बाहा, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा, फिर डाहार, मातवार, भीनसार, गोलवारी और धुरुम जाक, रिंजो, झीका, ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं आदि। क्या क्या है? एक तो दोट जो कि विवाह से रिलेटेड लोकगीत है, और दूसरा जंगल से रिलेटेड लोकगीत में बीर सैरन, और अन्य में देखा जाए तो सोहराय, लागेड़े, मिंसार, बाहा, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा, डाहार, मातवार, भीनसार, गोलवारी, धुरुम जाक, रिंजो, झीका। नेक्स्ट मुंडा जनजाति। इनमें क्या होता है? सरहुल और बाहा पर्व के टाइम पे जो लोकगीत ये लोग गाते हैं वो है जदुर। और जदुर लोकगीत के पूरक क्या है? गेना वो और जदुर। गेना वो और जदुर जो है वो जदुर लोकगीत के पूरक है। और विवाह से संबंधित जो लोकगीत है वो है अडंदी। अडंदी। शिकार से रिलेटेड जो लोकगीत है वो है जापी। जापी। उसके बाद अन्य में है जरगा, कर्मा। जरगा, कर्मा। उसी तरह से हो जनजाति में क्या है? जो वसंत लोकगीत है वो है वाह। वाह जो है वसंत लोकगीत। धान की जो बुआई करते हैं उस समय पे जो लोकगीत गाया जाता है वो है हैरो। हैरो। उसके बाद नया अन्न जो है वो खाने के अवसर पर जो गाया जाने वाला लोकगीत है, नया अन्न खाने के समय, उसको बोलते हैं नोम नामा। नोम नामा लोकगीत। इसी तरह से उराव जनजाति में वसंत लोकगीत कौन सा है? सरहुल है। और जतरा जो है वो सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत जो है वो जतरा है। और जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत कर्मा है। पहले तो वसंत लोकगीत सरहुल, सरहुल के बाद जो लोकगीत गाते हैं वो जतरा, जतरा के बाद जो गाते हैं लोकगीत वो है कर्मा। और अन्य में है धुरिया, अषाढ़ी, जदूरा, मठा। क्या क्या है? धुरिया, अषाढ़ी, जदूरा, मठा। प्रमुख लोकगीत व उनके गाए जाने के अवसर। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किसी जनजाति का ऐसा नहीं है, सब जनजाति में सबको मिला के ही कुछ इम्पॉर्टेंट लोकगीत है जो कि किस टाइम पे गाया जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक टेबल बना हुआ है। पहला लोकगीत है झंझाइन। झंझाइन लोकगीत, कोई बच्चा यदि जन्म हुआ है तो जन्म के रिलेटेड जो भी नियम रहते हैं, जन्म से संबंधित जो भी संस्कार है उसके अवसर पर स्त्रियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, झंझाइन लोकगीत। उसके बाद है दैड़ी धरा। ड ईड़ धरा, ये कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो देव स्थान है, देव स्थानों में गाया जाता है, दैड़ धरा। उसके बाद है प्रातकली, जो कि प्रातः काल में गाया जाता है। अधरतिया, ये मध्य रात्रि में गाया जाता है। कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इस कजली का ही श्रेणी में और कौन कौन कुछ स्थानीय संगीत के प्रकार है जो कि कजली की ही श्रेणी में आते हैं, वो है टुनमुनिया, बारहमासा, झूलित। ये स्थानीय संगीत के प्रकार हैं, टुनमुनिया, बारहमासा और झूलित, जो कि कजली की ही श्रेणी में आता है। फिर है औंधी, जो कि विवाह के समय गाया जाता है लोकगीत। और अंगनई, जो कि स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। झूमर, ये अलग अलग त्यौहार जैसे कि जितिया, सोहराय, कर्मा, इन त्योहारों के अवसर पर झूमर राग में ये झूमर लोकगीत गाया जाता है। झूमर कब गाया जाता है? तो अलग अलग त्यौहार जैसे जितिया में, सोहराय के टाइम और कर्मा समय, कर्मा त्यौहार के समय झूमर राग में झूमर लोकगीत को गाया जाता है। फिर है उदासी व पावस। ये उदासी व पावस जो है ऐसा गीत है जिसमें कोई नृत्य नहीं है, यानी कि नृत्यहीन गीत है ये। और उदासी जो है वो गर्मी के समय गाया जाता है और ये जो पावस है ये वर्षा के प्रारंभ होने पर गाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है डोमकच लोकगीत। ये विवाह के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है डोमकच। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड के लोक नृत्य। तो पहला लोक नृत्य क्या है? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में ये छऊ वर्ड है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है छाया। और इसका स्टार्ट कहाँ पे हुआ? ये नृत्य जो है वो, इसका प्रारंभ जो है वो सरायकला में हुआ, और यही सरायकला से ही मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है स्थित है, मयूरभंज नाम का जगह, वहाँ पे भी ये फैला। फिर पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पे भी ये विस्तारित हुआ। लेकिन उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में कहाँ से गया है? तो झारखंड के सरायकला में जो स्टार्ट हुआ था, यहीं से उधर भी फैला है, विस्तारित हुआ है। अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को 2 स्तरों पर विशेष ख्याति प्राप्त हुआ है। पूरे इंडिया के लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पे तो है ही, उसके अलावा इंडिया के बाहर भी इसको एक विशेष ख्याति कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष ख्याति प्राप्त है। और इनमें जो पुरुष प्रधान नृत्य है, ये छऊ नृत्य किस तरह का नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान ही नृत्य है। सबसे पहले विदेश में 1938 ईस्वी में किसके द्वारा ये छऊ नृत्य किया गया था, इसका प्रदर्शन किया गया था? तो सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा, सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा 1938 ईस्वी में विदेश में सबसे पहले छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। और इस नृत्य का प्रदर्शन महात्मा गांधी के सामने भी किया गया था 1941 ईस्वी में। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य जो है वो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियां हैं। एक है सरायकला जो कि झारखंड में स्थित है, दूसरा मयूरभंज जो कि उड़ीसा में स्थित है, और तीसरा शैली है पुरुलिया में जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और छऊ की सबसे प्राचीन शैली इन तीनों में से 3 शैली है। इनमें से सबसे पुराना या प्राचीन शैली कौन सी है? तो सरायकला छऊ जो है ये सबसे प्राचीन शैली है। और अभी एक खूंटी जिले में भी एक विशेष शैली का विकास हुआ है, इसी छऊ नृत्य का एक विशेष शैली, जिसका नाम है सिंघवा छऊ, जिसको सिंघवा छऊ कहा जाता है। और ये किस तरह का नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य है, जिसमें कि अलग अलग मुखौटों को पहनकर अलग अलग किरदार को निभाया जाता है। तो अलग अलग मुखौटों को पहनकर पात्र जो है कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं, यानी कि कुछ पौराणिक कथाएं हैं उसी को ये लोग अभिनय करते हैं। लोग मुखौटा पहनते हैं और अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं, और उसी तरह से और पीछे से वो जो भी चीज़, जिस भी भाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस चीज़ को पीछे से वो कोई एक बंदा रहता है जो कि उस चीज़ को बोलता है, और जिससे कि ये पूरा छऊ नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है एक नृत्य है कठोरवा नृत्य। इसमें भी पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। तो ऐसा 2 ही नृत्य है जिसमें कि मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, एक छऊ नृत्य में, और दूसरा कौन सा है? कठोरवा नृत्य में। मयूरभंज शैली में, इन 3 शैलियों में से जो उड़ीसा की मयूरभंज शैली है, वहाँ पे जो छऊ नृत्य होता है उसमें कोई भी मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद इस नृत्य में प्रयुक्त होता है हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस, इनको प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें क्या प्रयुक्त होता है? हथियार वीर रस और कालीभंग श्रृंगार रस। और इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है, यानी कि बोला भी जाता है, भाव को भी दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है मुखौटों में, और उसके साथ साथ पीछे से उस कथा को बोला भी जाता है। जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं। लेकिन झारखंड के अलग जो और भी नृत्य है, लोक नृत्य है, उनमें क्या होता है? केवल भाव को व्यक्त करते हैं, कोई कथा नहीं रहता है। लेकिन छऊ नृत्य एक ऐसा है जिसमें कि भाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है। सरायकला और मयूरभंज जो शैली है, मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में तांडव व लास्य, जिसका अर्थ होता है कोमल व मधुर, नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन जो पुरुलिया शैली के छऊ नृत्य है उसमें केवल तांडव नृत्य शैली का ही प्रयोग किया जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। सरायकला और मयूरभंज शैली उसमें सेम होता है, उसमें क्या होता है, तांडव भी होता है व लास्य भी, यानी कोमल और मधुर नृत्य शैली का प्रयोग होता है। लेकिन पुरुलिया शैली के छऊ में कैसा होता है, केवल तांडव नृत्य होता है, यानी कोमल नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। जो मयूरभंज शैली का विकास है वो रुकमार नाचा से माना जाता है। इसका विकास कहाँ से माना जाता है, रुकमार नाचा, और जिसका अर्थ क्या होता है, हमले व रक्षा का नृत्य। और जबकि जो सरायकला छऊ का आधार क्या है, तो सरायकला छऊ का आधार है परिखंडा नामक जो युद्ध है उसको माना जाता है, जो कि तलवार और ढाल का परंपरागत खेल है। परिखंडा नामक युद्ध को माना जाता है सरायकला छऊ का आधार। और माना जाता है कि पुरुलिया छऊ की जो उत्पत्ति है वो दो योद्धाओं की मध्य लड़ाई से हुई है। तो जो पुरुलिया छऊ की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो दो योद्धाओं के बीच में लड़ाई हो रहा है उससे हुई है। तो वहाँ के जो छऊ नृत्य होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि देवता और जो राक्षस होते हैं उनके बीच में युद्ध हो रहा है, यानी कि दो योद्धाओं के बीच में लड़ाई हो रहा है। इस चीज़ को भाव को दर्शाते हैं। सरायकला छऊ में शब्दों का वाचन नहीं होता है। जो सरायकला छऊ नाच होता है, छऊ नृत्य होता है, उसमें क्या होता है, शब्दों का वाचन नहीं होता है, बल्कि पीछे से क्या होता है, एक संगीत बस चलता है। उसमें कोई कुछ भी बोला नहीं जा रहा, बस संगीत चल रहा पीछे से। इसमें केवल पार्श्व संगीत होता है। जो सरायकला और मयूरभंज छऊ नृत्य है उसके प्रारंभ में शिव की स्तुति की जाती है। सरायकला वाला छऊ नृत्य हो या मयूरभंज छऊ नृत्य हो, इनमें इस नृत्य को स्टार्ट करने से पहले शिव की स्तुति की जाती है, यानी भैरव वंदना किया जाता है। और इसमें जो भी इनके गुरु होते हैं, इनको जो भी सिखाते हैं, वो उनकी उपस्थिति क्या होती है, अनिवार्य होती है। इनके गुरु वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जिन्होंने भी इन सभी एक बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उनको सिखाया जाता है, एक गुरु सिखाते हैं, तो जो भी प्रशिक्षक है या गुरु है वो उपस्थित रहेंगे, ये अनिवार्य होता है। और 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने भी विरासत नृत्य में छऊ नृत्य को 2010 में ही शामिल किया है। 2022 में अहमदाबाद गुजरात में जो कि एक स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पे आईपीएल जैसे ही समाप्त हुआ, तो आईपीएल के समापन समारोह में जो एक व्यक्ति था प्रभात कुमार महतो, उनके द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कहाँ पे, 2022 में, कौन से स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। वहाँ पे आईपीएल जैसे ही समाप्त हुआ, तो आईपीएल के समापन समारोह में प्रभात कुमार महतो के द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। ये प्रभात कुमार महतो कौन थे, तो छऊ कलाकार सह नटराज कला केंद्र जो कि चोगा नाम जगह है, वहाँ के सचिव थे, उनके द्वारा ये छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट टेबल है झारखंड में प्रमुख छऊ केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं। तो 3 छऊ केंद्र है, एक सरायकला छऊ केंद्र, दूसरा है नटराज कला केंद्र और तीसरा है मानभूम छऊ केंद्र। सरायकला छऊ केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये सरायकला में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है नटराज कला केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है, चोगा, इचागढ़ और सरायकला खरसावा में, और इसकी स्थापना 2004 में हुई है। नेक्स्ट है मानभूम छऊ केंद्र जो कि सिल्ली में स्थित है, और ये 2011 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद कुछ छऊ नृत्य के गुरु हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वैसे 7 ऐसे छऊ नृत्य के गुरु हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सबसे पहले मिला है, जो कि विदेश में जाके सबसे पहले जो छऊ नृत्य किए थे, सुधेंद्र नारायण सिंह, जिनको 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उसी तरह से श्यामचरण पति को 2006 में पद्मश्री मिला। उसके बाद मकरध्वज दारोगा को 2011 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर है केदारनाथ साहू जिनको 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिर मंगलाचरण मोहंती को 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस तरह से टोटल 7 ऐसे छऊ नृत्य के गुरु हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है।
नेक्स्ट लोक नृत्य में आता है, छऊ नृत्य के बाद है जदुर नृत्य। इसको और क्या कहा जाता है, तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। और यह नृत्य जो है वो कोलोम सिंगबोंगा पर्व यानी फागुन के बाद प्रारंभ होता है, और ये चैत महीने में जो सरहुल पर्व होता है तब तक चलता है जदुर नृत्य। तो ये कब स्टार्ट होता है, फागुन महीने में एक पर्व होता है कोलोम सिंगबोंगा पर्व, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जदुर नृत्य, और चैत महीने में सरहुल पर्व होता है वो तब तक चलता है। और ये कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो जदुर नृत्य जो है उराव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के प्रति जो आदर है उसका प्रतीक है ये जदुर नृत्य। और ये स्त्री और पुरुष जो है मिल के ग्रुप में सामूहिक नृत्य करते हैं, और लय, ताल और राग के अनुरूप, जिस हिसाब से लय, ताल और राग होता है उसी के अनुरूप ये लोग वृत्ताकार पथ पे दौड़ते हुए महिलाएं जो है वो नृत्य करती है। नेक्स्ट नृत्य क्या है, जपी नृत्य। तो कोई इसमें क्या होता है कि शिकार करने गए हैं और शिकार से ये बिजी होकर लौटे, इस चीज़ को ये दर्शाता है ये नृत्य, जपी नृत्य। तो शिकार से बिजी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है जपी नृत्य। और ये कब होता है, चैत महीने में सरहुल पर्व में ये स्टार्ट हो जाता है जपी नृत्य, और आषाढ़ महीने में जो आषाढ़ी पर्व होता है तब तक चलता है जपी नृत्य। और ये किस तरह का, इसमें जो गति होता है इसमें जो गति है नृत्य करने का वो कैसा होता है, मध्यम गति का नृत्य होता है। इसमें भी स्त्री और पुरुष जो है वो सामूहिक रूप से इस नृत्य को करते हैं, और इस नृत्य के दौरान महिलाएं जो है एक दूसरे की कमर को पकड़कर नृत्य करती है। और बीच में कौन रहता है, तो जो बजाने वाला रहता है वादक, गाने वाला गायक, और जो नर्तक पुरुष है, जो नाचने वाला जो पुरुष में है, जो नृत्य करने वाले जो पुरुष है वो, ये तीनों क्या होते हैं, बीच में रहते हैं, और उसके चारों ओर महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर इस नृत्य को करती है। नेक्स्ट लोक नृत्य है कर्मा या लहूसा। इसमें क्या होता है, या तो 8 पुरुष होंगे या तो 8 स्त्री होंगे। और ये मुख्यतः किस अवसर पर ये होता है, तो कर्मा पर्व के समय पे कर्मा या लहूसा नृत्य किया जाता है। ये भी ग्रुप में ही नृत्य होता है, सामूहिक नृत्य होता है। इसमें पुरुष या स्त्री जो है वो गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए इस नृत्य को करते हैं। पुरुष और स्त्रियां गोलार्ध बनाती है और आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए ये नृत्य करते हैं। ये नृत्य झुककर किया जाता है। तो ये नृत्य कैसे किया जाता है, झुककर किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है, तो कर्मा या लहूसा नृत्य के दौरान जो है वो लहूसा गीत गाया जाता है। और इस जो कर्मा या लहूसा नृत्य है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार, एक होता है खेमटा और दूसरा होता है भिनुसारी। खेमटा और भिनुसारी। नेक्स्ट नृत्य है बुरु नृत्य, जो कि जदुर और कर्मा नृत्य का ही मिश्रण है। दोनों को मिला के ये नृत्य होता है बुरु नृत्य। और ये मागे तथा गेना की ही भांति की जाती है। जिस तरह से मागे और गेना की जो नृत्य किया जाता है वैसे ही ये भी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है पाइका नृत्य। इस पाइका में, इस पाइका या पाइका का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सैनिक है जो कि पैदल है, तो पैदल सैनिक। और ये किस तरह का नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक हैं, जो नृत्य करते हैं वो सैनिक वेश को धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार, सैनिक का वस्त्र पहन लिए, सैनिक वेश में धारण कर लिए और एक हाथ में तलवार पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। तो नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। इसमें नर्तक जो है वो रंग बिरंगी झिलमिलाती, कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी या फिर टोपी बांधते हैं। ये किस तरह की टोपी बांधते हैं, रंग बिरंगी भी रहेगी, झिलमिलाती यानी चमक वाला, और कलगी लगी या फिर मोर पंख लगा
कोई पगड़ी है या फिर कोई टोपी है उसको बांधते हैं जो भी नर्तक है। और इस नृत्य में पगड़ी पर जो कलगी है वो अनिवार्य होता है, होना ही होगा। और यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरता परक गीत रहित नृत्य है। तो ये इस तरह का गीत वाला नृत्य नहीं है। कैसा कैसा? उत्तेजक वाला या ओजस्वी या मनोरंजक या वीरता परक गीत वाला, ये बोरिंग वाला है थोड़ा। तो इस तरह से ये इस टाइप के गीत वाला नृत्य नहीं है। ये नृत्य जो है पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक यानी मार्सिलई नृत्य या युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। मार्सिलई नृत्य या फिर युद्ध नृत्य का संयोजन है। ये केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में 5, 7 और 9 के जोड़े होते हैं। तो इसमें 5 लोगों का जोड़ा होगा, या तो 7 या तो 9 लोगों का जोड़ा होगा, और इसमें केवल पुरुष ही होंगे। और ये युद्ध जो है, ये नृत्य जो है वो कैसा है? एक युद्ध नृत्य है और ये दोनों में प्रचलित है, आदिवासी हो या सदान हो, दोनों में ये नृत्य जो है यानी पाइका नृत्य प्रचलित है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन से जनजाति में है? तो मुंडा जनजाति में पाइका नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव, जो कि रूस में किया गया था, भारत महोत्सव वहाँ पे हुआ था, और या जो कि रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। ये नृत्य जो है वो रूस में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ था। और ये नृत्य का कब हुआ था? 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव रूस में हुआ था, और उसके लीडर कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और इस नृत्य से जुड़े अन्य प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन थे? तो अन्य प्रमुख व्यक्तित्व में शिव शंकर महतो, राम प्रसाद महली और अशोक कच्छप। नेक्स्ट है जतरा नृत्य, जिसको दूसरा और क्या नाम से जाना जाता है? कुअडिंग नृत्य। कुअडिंग नृत्य के नाम से भी जतरा नृत्य को जाना जाता है। ये भी एक सामूहिक नृत्य है और ये उराव जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जतरा नृत्य। इसमें स्त्री और पुरुष जो वो हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। ये भी वृत्ताकार या फिर अर्ध वृत्ताकार घेरा बनाकर जतरा नृत्य जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है नटवा नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके किया जाने वाला नृत्य है, नटवा नृत्य। नेक्स्ट है नचनी नृत्य। ये पेशेवर नृत्य है और स्त्री और पुरुष जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नचनी नृत्य को करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और स्त्री जो है वो नचनी का वेश लेती है और पुरुष जो है वो रसिक के रूप में इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट है कली नृत्य। इसमें ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसमें नर्तकी या जिसको कली भी कहा जाता है वो रहती है, बीच में पुरुष प्रधान है। इसके बावजूद नर्तकी या कली जो है वो बीच में रहती है। और इसमें जो नर्तकी भाग लेती है वो श्रृंगार किए रहती है और सर पर मुकुट भी पहनती है। और इसमें भाग लेने वाली जो नर्तकी या कली है वो फूल खिलने की सुंदरता को दर्शाता है। ये जो पूरा नृत्य है, इसमें ये जो बीच में नर्तकी या कली है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो फूल खिल रहा है, फूल खिलने की जो सुंदरता होती है उसको प्रतिबिंबित करती है या उसको दर्शाता है। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के गीतों की प्रधानता रहती है इस नृत्य में। कली नृत्य में राधा कृष्ण जो प्रेम प्रसंग है उनके गीतों की प्रधानता रहती है। और इस नृत्य में और क्या क्या चीज़ बजाया जाता है? तो नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, सहनाई आदि बजाया जाता है। नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर और सहनाई। फिर नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। ये एक धार्मिक नृत्य के कैटेगरी में आता है और इस नृत्य के द्वारा शिल की पूजा की जाती है। अग्नि नृत्य के द्वारा क्या होता है? शिल की पूजा की जाती है और ये नृत्य जो है मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य किस पूजा के अवसर पर किया जाता है? मंडा पूजा या बीपू पूजा के अवसर पर। नेक्स्ट है मंडा नृत्य या भगतिया नृत्य। ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और बच्चे से बूढ़े तक इसमें शामिल हो जाते हैं। और इस नृत्य के दौरान महिलाएं जो है माथे पर लोटा में जल लेकर और भगतिया नर्तकों के ऊपर आम्र पल्लवों से मार्जन करती है। तो इसमें क्या होता है? महिलाएं माथे पर लोटा में जल लेकर भगतिया नर्तकों के ऊपर आम्र पल्लवों
पल्लवों से मार्जन करती है और इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाए जाते। मंडा नृत्य या भक्तिया नृत्य में गीत नहीं गाए जाते, बल्कि इसमें ढाक, नगाड़ा, सहनाई आदि जो वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है और सात्विक भाव के साथ ये किया जाने वाला एक कलात्मक नृत्य भी है। भगवान शिव या महादेव पूजा का नृत्य है। तो भगवान शिव या महादेव पूजा का नृत्य कौन सा नृत्य है? तो मंडा नृत्य या भक्तिया नृत्य, ये भगवान शिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट है माठा नृत्य। ये सोहराई पर्व के समय पुरुष प्रधान नृत्य है और यद्यपि उरांव जनजाति में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती है। ऐसे तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है माठा नृत्य, लेकिन उरांव जनजाति में क्या होता है, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती है और ये भी आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। माठा नृत्य भी आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। नेक्स्ट है झूमर नृत्य। ये फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है झूमर नृत्य। ये स्त्री प्रधान नृत्य है और ये जनजातियों के द्वारा विवाह हो या फिर अन्य कोई पर्व त्योहार है उसके अवसर पर झूमर नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है, घेरा बनाकर समूह में ये नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य के प्रमुख 6 प्रकार के झूमर नृत्य होते हैं। एक है करिया झूमर नृत्य जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है। फिर है उदउआ नृत्य जो कि गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य। फिर है रस किर्रा नृत्य जो कि तीव्र गति का झूमर नृत्य है। फिर है पहिल सांझा नृत्य जो कि रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला और धीमी और मध्यम गति का झूमर नृत्य है। अधरतीय नृत्य जो है वो आधी रात के समय में लेकिन तीव्र गति से किया जाने वाला रस से परिपूर्ण झूमर नृत्य है। फिर है भिनसरिया नृत्य, ये भी रात्रि के अवसान के बाद मध्यम गति पर किया जाने वाला झूमर नृत्य है। नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। ये कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर घूम घूम कर नृत्य करती है। नेक्स्ट है मर्दानी झूमर नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य है और नृत्य के साथ इसमें गायन भी होता है, नृत्य भी करते हैं और गाते भी हैं। और नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाला समूह जो है वो ओजपूर्ण गीत गाते रहते हैं। तो एक गीत गाने वाला एक अलग ही समूह है जो कि गीत गाते रहते हैं और एक अलग समूह जो कि वो नृत्य कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ठड़िया नृत्य। ठड़िया नृत्य जो कि झूमर की तरह का ही नृत्य है और इसमें सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। सीधे खड़ी चाल में चलते हुए इस ठड़िया नृत्य को किया जाता है। इसी कारण इसका नाम ठड़िया नृत्य पड़ा है, जिसमें ये ठड़िया का मतलब ही होता है खड़ा होके जो नृत्य किया जा रहा है। तो सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य जो किया जाता है वो नृत्य होता है ठड़िया नृत्य। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। नेक्स्ट है अंगनई नृत्य। ये महिला प्रधान नृत्य है, परंतु कभी कभी इसमें पुरुष भी शामिल हो जाते हैं और ये कर्मा और जितिया के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा और जितिया के दौरान अंगनेय नृत्य। फिर लुजरी नृत्य। ये इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। लुझकते हुए नृत्य मंडली क्या करती है, झूमर नृत्य करती है इसमें। और इसका प्रयोग जो है वो स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है, लुजरी नृत्य का प्रयोग। और ये अंगनई की एक शैली है। अंगनई नृत्य जो है उसी का एक शैली है लुजरी नृत्य और इसे लुज कौआ नृत्य भी कहा जाता है। लुजरी नृत्य को और क्या कहा जाता है, लुज कौआ नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दन ईड़धरा नृत्य। दन ईड़धरा नृत्य जो कि पुरुष प्रधान झूमर नृत्य ही है और इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। और दन ईड़धरा नृत्य में नर्तक जो है वो एक दूसरे की कमर को पकड़कर जुड़ जाते हैं और कतारबद्ध होकर हाथ, पैर और शरीर से विभिन्न प्रकार के लोच, लय, ताल और राग के अनुरूप नृत्य करने लगते हैं। नेक्स्ट है कठोरवा नृत्य जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है और जिसमें कि पुरुष जो है वो मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं, और भी लोक नृत्य है जिसको कि नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।